स्वयं को इतना ना बचाइए, बारिश हो तो भीग जाइए। सूरज कोई लाकर नहीं देगा, कर्मों से खुद को चमकाइए। नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ना हम भूले हैं और ना भूलेंगे। इसी प्रयास के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में देखेंगे कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां। पंचायती राज के इतिहास के अंतर्गत जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी इतिहास के अंतर्गत समितियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण में, उनके विकास में इन समितियों की अच्छी खासी भूमिका रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बात आती है पंचायती राज के राजनीतिक प्रयास के बारे में। राजनीतिक प्रयास की जब हम बात करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने समितियों से संबंधित भी और राजनीतिक प्रयास से भी संबंधित हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा करी थी। समितियों से संबंधित हम बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन आया था, उसके बारे में चर्चा करी थी। और राजनीतिक प्रयास से संबंधित प्रश्न के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आया था कि 1977 में किस सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, जिसका आंसर था जनता दल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रयास भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है चलते चलते तथ्य संग्रह। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी बात यदि हमसे छूटती है या हम नहीं बता पाते हैं तो हम आपको उन्हें तथ्यों के रूप में अंतिम में उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप उसमें याद रख सकें और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब हम देखते हैं तो हमारे सामने पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां आती हैं। प्रमुख समितियां इस स्लाइड में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम, उनके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। उनके बारे में याद रखनी है। पहली बात आपको यह याद रखनी है कि इन समितियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब प्रश्न आते हैं तो इन समितियों का नाम दे देते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि ये समितियां किन से संबंधित हैं। तो आपको ये बात याद रखना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर, तो दूसरी बात में इनके अंतर्गत हमने वर्ष दे रखा है कि इनकी स्थापना कब हुई या ये समितियां कब बनी, तो उन वर्षों को भी याद रखना है। आप जब वर्ष रखेंगे तो उनसे आपको ये फायदा होने वाला है कि आपके पंचायती विकास के रूप में एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी, जिससे चीजों को आप बड़ी आसानी से शुरू कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी समितियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे पहली समिति आती है वो सबसे महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता। यदि हम स्पष्ट बातों में और सीधे बातों में कहें, जो कि 1957 में बनाई गई है, यदि हम कहें तो ये इसी समिति के आधार पर पूरी पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। जब हम दूसरी समिति की बात करेंगे तो दूसरी समिति में अशोक मेहता समिति, जो 1977 में बनाई गई है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 1985 में GVK राव समिति के बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं। मैंने आपसे क्या बोला, आपको इन समितियों का नाम और इनका सन अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट समिति की कौन सी समिति की चर्चा करने वाले हैं हम? LM संघवी समिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो 1986 में बनी थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने समिति का नाम आता है PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति किससे संबंधित है, ऐसा यदि आपसे पूछा जाता है तो पंचायती राज के विकास से या पंचायती राज से संबंधित है। इसे 1988 में बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट समिति आती है वो आती है VN गाडगिल समिति, 1988 में बनाया गया है। तो इन समितियों का हम विस्तार से चलिए शुरू करते हैं इनकी विस्तार से चर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं तो उनमें सबसे पहले समिति हमारे सामने आती है 1957 में बनाई हुई बलवंत राय मेहता समिति। और ये हैं बलवंत साहब। ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि जब आप गूगल में सर्च करिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में तो गूगल भी इनके नाम के बिना पंचायती राज व्यवस्था को नहीं बता पाता है। वास्तव में
इस समिति के आधार पर, मतलब बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही भारत की पंचायती राज की व्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए इस समिति को गहराई से पढ़ना हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? यदि आपको पटवारी एग्जाम निकालना है या पटवारी के अलावा अन्य एग्जाम निकालना है तो इस समिति में पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। इनमें बताया गया है कि समिति का गठन 16 जनवरी 1957 में किया गया है, रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 में किया गया है और पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की गई है। आपको ये कीवर्ड है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता में 3 शब्द हैं। पहला बलवंत है, दूसरा राय है और तीसरा मेहता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इनके नाम में 3 शब्द हैं, तो आप याद रखने के लिए 3-3 याद रख सकते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसकी सिफारिश से की गई है? तो सीधा टिक करना है बलवंत राय मेहता की सिफारिश से। और एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पटवारी में भी अच्छी खासी संभावना है, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ अन्य सिफारिशों के बारे में भी बताया गया है, जैसे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उन्होंने इसके बारे में भी बताया है। वो कहते हैं बलवंत राय साहब कि ग्राम पंचायत जो होनी चाहिए वो ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिसे हम जनपद के नाम से जानते हैं, वहां होनी चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी चीज आती है जिला परिषद। जिला कहां होना चाहिए? जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? बलवंत राय साहब अपनी सिफारिश में ये बातें हमारे सामने ला रहे हैं। इसके बाद कुछ अन्य बातों की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि सभी निकाय योजनाओं को स्थानीय स्तर पर सौंपा जाना चाहिए। ये इस चीज को महत्व देते हैं और इस चीज को कई लोगों ने ऐसा बोला है। पंचायत समिति को प्रबंधन निकाय बना देना चाहिए, प्रबंधन समिति बना देना चाहिए। अब प्रबंधन समिति कैसे बना देना चाहिए, ये इनके पक्षधर कैसे थे? आप ही सोचिए, सीधी सी बात है कि यदि आपके गांव में सोलर लाइट लगवानी है तो सोलर लाइट कहां लगवानी है ये गांव की समिति ज्यादा अच्छे से जानेगी कि भोपाल में बैठे हुए जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि गांव की समिति और गांव के लोग जानेंगे कि सोलर लाइट की गांव में कहां सबसे अधिक जरूरत है। इसलिए इनका कहना था कि प्रबंधन निकाय जो है वो गांवों को पंचायत समिति को सौंप देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो इनका कहना था कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए वो कलेक्टर को बना देना चाहिए ताकि सभी कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। उसके अलावा ये कहते हैं कि जिला परिषद को परामर्शी और अधीनस्थ निकाय होना चाहिए। जब हम जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिला परिषद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल आपको इतना याद रखना जरूरी है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि पंचायत का जो कार्यकाल होना चाहिए वो कितने साल का होना चाहिए? 5 वर्ष का। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किसने सिफारिश की कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, तो ये बलवंत राय साहब ने ऐसी सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण नाम आता है और एक महत्वपूर्ण समिति आती है, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। 1977 में जब राजनीतिक उठक पटक अपनी चरम पर थी तब इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। देख लेते हैं साहब ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या कहा। ये हैं अशोक मेहता साहब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी सिफारिश इन्होंने करी। तो समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया, रिपोर्ट 1978 अगस्त में प्रस्तुत की गई। इसके बाद इनकी जो मुख्य सिफारिश थी वो थी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। आपको याद रखना है, जिस तरह से अभी हमने बलवंत राय मेहता समिति में हमको 3 शब्द मिले थे और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, तो यहां पर अशोक मेहता में हमें 2 शब्द मिल रहे हैं। याद रखिएगा, पहला शब्द अशोक है, दूसरा शब्द मेहता है। और ये जब 2 शब्द वाले हैं तो इन्होंने किसकी सिफारिश की? तो इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। ये मैं केवल आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आपको याद रखना है कि अशोक मेहता साहब ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने कुछ अन्य सिफारिशें प्रस्तुत की।
ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि दो स्तर पंचायत में कौन कौन से होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए और मंडल पंचायत होना चाहिए। बलवंत राय साहब ने 3 बताया था, पंचायत होना चाहिए, जनपद होना चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए। इन्होंने 2 बोला। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करके मंडल पंचायत का गठन करना चाहिए। ठीक है, ये 2 की सिफारिश करते हैं। उसके बाद मंडल पंचायत और जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। बलवंत राय साहब ने कितना बोला था? 5 साल बोला था, और इन्होंने कितना बोला है? 4 साल बोला है। ठीक है, अभी अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं और इन्हीं स्तरों पर, मतलब 3 जो बलवंत राय मेहता साहब ने बोला था ना, 3 स्तर, उसी पर चुनाव हुए हैं। ठीक है ना, अशोक मेहता ने जो कहा था उस स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं। तो आप इस चीज से भी याद रख सकते हैं कि जो 3 स्तरीय समिति है वो किसने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बलवंत राय मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण समिति आती है, GV.K. राव समिति 1985। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि इन समितियों के बारे में जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप उतनी ही जानकारी याद रखिए। आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य पटवारी निकालना होना चाहिए, ना कि जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, वो बात अलग है कि जानकारी इकट्ठा करने का काम पटवारी बनने के बाद शुरू होता है। इसलिए जानकारी आपको इकट्ठा नहीं करना है, आपको केवल एक ही लक्ष्य है और उतनी ही जानकारी रखना है जिससे आप पटवारी एग्जाम बन सके और पटवारी बनने के बाद आप खूब सारी जानकारी इकट्ठी करिए। मुझे कोई परिवेश नहीं है, लेकिन जब तक आप पटवारी नहीं बनते हैं तब तक जो मैं बता रहा हूं विश्वास करके उन बातों पर को ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें समिति का गठन 25 मार्च 1985 को किया गया था। रिपोर्ट दिसंबर 1985 को प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की। अब फिर से 4 स्तरीय, ये कैसे याद रखेंगे? तो आप इनके नाम में देख रहे होंगे 4 शब्द हैं, GV.K. राव, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द और 4 शब्द। इसके बाद यहां पर आप याद रख सकते हैं कि जिनके नाम में 4 शब्द हैं उन्होंने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की। इस तरह देखते हैं तो बलवंत राय मेहता के नाम पर 3 शब्द हैं, मतलब उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत दी। अशोक मेहता के शब्द में 2 हैं, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की। ठीक है, तो ये मैं नाम याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, कभी कभी धोखा हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में, इस तरह आप याद रख सकते हैं। इन्होंने आगे क्या बोला कि राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा की बात इन्होंने कही, 4 सिफारिश के। इन्होंने कहा कि योजना तैयार करना, निर्णय लेना और उसे लागू करने का कार्य किसको सौंप देना चाहिए? पंचायतों को दे देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने इस पर भी बल दिया कि ग्राम सभा जो है प्रत्येक गांव में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण समिति आती है, LM सिंघवी समिति 1986। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? और देखिए, ये सिंघवी साहब हैं, इनका चेहरा याद रखिए, आपको याद रहेगा कि LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति प्रथम स्थान रखती है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति प्रथम स्थान रखती है, वैसे ही यह समिति द्वितीय स्थान रखती है। ठीक है, उतना ही महत्व है। इसलिए 2 समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक बलवंत राय और दूसरी LM सिंघवी। क्यों महत्वपूर्ण है, आगे चर्चा करते हैं। समिति का गठन जून 1986 में किया गया। ठीक है, ये याद रखिए आप। उसके बाद इनका महत्वपूर्ण बात यह थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्होंने भी उसका समर्थन किया था जो बलवंत राय मेहता ने किया था। और संयोग की बात देखिए कि बलवंत राय मेहता के नाम पर भी 3 शब्द हैं, बलवंत राव मेहता, इनके नाम में भी 3 शब्द हैं, LM सिंघवी, इन्होंने भी 3 स्तरीय पंचायत। तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये पूछ सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम कीवर्ड कह सकते हैं, वो ये है संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए। यदि आपसे पूछता है कि किस समिति ने संवैधानिक रूप से पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की थी, तो आपको आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, LM सिंघवी समिति टिक करना है और नंबर लाके आपको सिलेक्शन लाना है। ठीक है, जिसके बारे में हम संविधान के भाग 9 है ना, अनुच्छेद 243 के बारे में पढ़ेंगे,
वो इन्हीं की सिफारिश के बदौलत हुआ है। किनके? एल.एम. सिंघवी साहब। ये हैं एल.एम., एक बड़ा प्यारा सा चेहरा है एल.एम. सिंघवी साहब का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अन्य सिफारिशें हमारे सामने आती हैं कि पंचायती चुनाव के विवादों को निपटाने के लिए एक पंचायती राज न्यायाधिकरण, जब पूछा जाए कि पंचायती राज न्यायाधिकरण की सिफारिश किसने करी, तो किसने करी? एल.एम. साहब, सिंघवी साहब ने, जो बहुत हैंडसम पर्सनालिटी दिख भी रहे हैं और थे भी। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये इस बात का समर्थन करते थे कि गांव का विकास बड़ी तीव्रता के साथ हो और जो लोग गांव में रहते हैं उनके प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो। ये इस बात के समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने ये बात कही। इसके बाद गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होना चाहिए और ये व्यवस्था अभी भी है, ये एल.एम. सिंघवी साहब ने ही कही थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पी.के. थुंगन समिति 1988। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि मेरी क्लास को सुनने में आप पूरा ध्यान दें, लिखने में नहीं, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में उपलब्ध करा देता हूं। आप हूबहू लिखा हुआ, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो स्लाइड आपके सामने आ रही हैं, हूबहू लिखा हुआ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा अटेंशन मेरी बातों को सुनने में न दें, ना कि लिखने में, ठीक है, ताकि आप बातों को याद रख सकें। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि थुंगन साहब ने क्या सिफारिश करी थी। तो थुंगन समिति जो आई थी 1988 में आई थी। मुख्य सिफारिश इन्होंने की थी कि राजनीतिक और प्रशासनिक जांच के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले कलेक्टर साहब को होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने गाडगिल समिति आती है 1988 की। गाडगिल समिति आती है, ये समिति देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। यह समिति भी 1988 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुरक्षित, संवैधानिक और प्रभावकारी बनाना है, जो कि आज है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व दिया गया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व देने का इनका मत था। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने इनकी अन्य सिफारिशें आती हैं। गांव, खंड, जिला स्तर राज व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी। सभी इस ग्रुप के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, मतलब तीनों स्तरों पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। 5 वर्ष इन्होंने भी बलवंत राय मेहता की बात का समर्थन किया था कि कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आ जाती है आरक्षण की। महिला के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में जो आरक्षण की बात करते हैं वो कौन करते हैं? गडगिल साहब करते हैं। तो आपको याद रखना है, जो कि 1988 में बनी थी। इसके बाद इनका यह भी मानना था कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार दे देना चाहिए ताकि गांव अपना विकास स्वयं कर सकें। और जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट अभी हाईलाइट हो रहा है, ये उस समय ही सोच चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने हनुमंत राव कमेटी आती है। ठीक है, हनुमंत राव कमेटी थोड़ा हट के है, ये भी पंचायत राज से संबंधित है। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जिला स्तरीय योजना का स्वरूप तैयार करने वाली यह कमेटी थी। आपसे कभी पूछा जाता है कि जिला स्तरीय योजना का स्वरूप किस कमेटी के अंतर्गत तैयार किया गया था, तो आपको आंख मूंद के हनुमंत राय कमेटी, और ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसी तरह याद कर लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जिला स्तरीय योजना स्वरूप किसने स्वरूप तैयार किया था, तो आपको वहां पर हनुमंत राव कमेटी टिक करके आना है, भटकिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं पंचायती राज के विकास हेतु राजनीतिक प्रयास। इसको करने से पहले हम बता दें, एक बार फिर से बता चुके हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो हमने पिछले वीडियोज में चर्चा करी है। जनता दल वाला जो क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक रखा है। इन समितियों की सिफारिश, जो समितियों की चर्चा हमने ऊपर कर दिया है, सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार द्वारा पहला प्रयास किया गया कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था को। उन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संसद में
लेकिन पारित नहीं हो पाया, ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया। तो कभी ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया उस समय किसकी सरकार थी, तो आपको कौन सा आंसर करना है, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें भाग 9 को जोड़ा गया, 243 अनुच्छेद को जोड़ा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक डेट आती है महत्वपूर्ण, 24 अप्रैल 1993। इसका पिछले वीडियो में हमने इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि पंचायती राज दिवस कब होता है। इसका जो क्वेश्चन था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता था, तो उसका सही आंसर था 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहां पर यह बात आपको पता चल गई कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन संवैधानिक दर्जा, क्योंकि उस दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि हम जब महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण वीडियोस आपको उपलब्ध कराएं तो उनकी जानकारी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद चलते चलते तथ्य संग्रह पर हम नजर डालते हैं, देख लेते हैं। ये चलते चलते तथ्य संग्रह हम तथ्य के रूप में आपको प्रदान करने वाले हैं और आप इन्हें याद रखने की कोशिश करिए। संविधान के अनुच्छेद 40 में ध्यान रखते हुए पंचायत के संविधान भाग को 9 को जोड़ा गया। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान में पंचायती राज के आधार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको अनुच्छेद 40 लगाना है। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कौन से भाग में है, तो आपको भाग 9 लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यह पता चलता है, यदि आपसे पूछते हैं कि संविधान में पंचायती राज की व्यवस्था का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, शेड्यूल कहा जाता है इसे, तो आपको कहना है 11वीं अनुसूची में टिक करना है। ठीक है, उसके बाद जब हम भाग 9 में देखते हैं तो कितने अनुच्छेद हैं, कभी यह भी पूछ सकता है कि पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको आंसर 16 टिक करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो भाग 9 में 243 ए से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद शामिल है। एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है और पटवारी के लिए भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इसे याद रखने का एक तरीका है, जब हम ए और ओ को मिला देते हैं तो आओ बन जाता है। ठीक है, एक मूवी का डायलॉग है कि आओ कभी बंगले पर, आओ कभी बंगले पर। तो इसको आपको याद रखना है कि आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं, तो आप याद रख सकते हो कि आओ कभी पंचायत पर, आओ कभी पंचायत पर। ऐसे ये केवल मैं याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण डेट आती है 2 अक्टूबर 1952। इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, यदि आपसे पूछा जाता है तो 2 अक्टूबर 1952 को आप टिक करिए और नंबर ले जाइए। ठीक है, यह असफल रहा, और यह असफल क्यों रहा, इसी असफलता को पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसके बारे में हमने जानकारी अभी कुछ देर पहले प्राप्त करी है इसी वीडियो में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1965 में संस्थानम समिति, जब आपसे कभी पूछा जाए कि पंचायती राज चुनाव से संबंधित कौन सी समिति थी, तो 1965 में संस्थानम समिति बनाई गई थी। या ऐसा पूछा जा सकता है कि संस्थानम समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा व्यवस्था नहीं, चुनाव से संबंधित है। पंचायती राज चुनाव से संबंधित है अपनी संस्थानम समिति। ठीक है, अब अंतिम में लॉर्ड रिपन साहब को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और इतिहास वाले पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा करी है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है अगली क्लास, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से ही यदि पंचायती राज व्यवस्था से पटवारी में से 20 क्वेश्चन में से यदि 7 या 8 क्वेश्चन या मान लीजिए 10 क्वेश्चन यदि
पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाते हैं तो 10 में से कम 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना है और चीज़ें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी सुविधा के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्लास से संबंधित यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हूबहू पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करिए, उसे याद करिए और सफलता अर्जित करिए, और लिखने में अपना टाइम खराब मत करिए, ठीक है। यदि हमारी चीज़ें, हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।